नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग निषाद है और आज की इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रूसी क्रांति को समझने से पहले हम पहले क्रांति शब्द का मतलब समझते हैं। तो क्रांति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कार्य पद्धति में हुए आमूलचूल का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा परिवर्तन, आ ड्रास्टिक चेंज। ठीक, एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। तो किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कार्य पद्धति में हुए आमूलचूल यानी कि एक बहुत बड़े परिवर्तन को ही हम लोग बोलते हैं क्या? हम एक बहुत बड़े परिवर्तन को ही क्रांति बोलते हैं। तो इस क्रांति से यानी कि इस परिवर्तन से और रूसी क्रांति से क्या संबंध है, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। और ऐसा क्या परिवर्तन आया रूस में जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसके लिए हम एक क्रांति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रांति का मतलब ही क्या होता है? क्रांति का मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो रूस में भी कुछ ऐसे ही बदलाव हुए होंगे जरूरी। तो देखते हैं क्रांति, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं रूस में जो बदलाव हुए यानी कि रूसी क्रांति में जो बदलाव हुए वो क्या बदलाव थे। तो अगर हम लोग क्रांति यानी कि जो 1970 की जो हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 1917 की जो क्रांति की बात कर रहे हैं, तो 1917 की क्रांति के पहले 1917 की क्रांति के पहले जो रूस था, रूस में राजतंत्र था। और राजतंत्र भी कैसा था? बिल्कुल ही निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का मतलब होता है जहां पर जो शासक होता है, शासक पर किसी का भी अंकुश, किसी का भी रोक टोक नहीं होता है। ये क्रांति के पहले की व्यवस्था थी। और इसके बाद यानी कि इस राजतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके क्रांति ने क्या किया? क्रांति ने यानी कि ये जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में क्या हुआ कि जो जो रूस है, रूस में क्या आया? रूस में समाजवाद आता है। और न सिर्फ समाजवाद आता है बल्कि इस राजनीतिक व्यवस्था का अंत करके विश्व में सबसे पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार मजदूरों और किसानों ने क्या बनाई? मजदूरों और किसानों ने अपनी सरकार बनाई। तो ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो केवल यानी कि जो इस परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वो ना केवल रूस में ही पड़ा बल्कि पूरे के पूरे विश्व में पड़ा। इस वजह से हम इस रूसी क्रांति को क्या बोलते हैं? यानी कि इस परिवर्तन को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो परिवर्तन क्या है कि रूस में क्या था? रूस में 1917 की क्रांति से पहले रूस एक निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था। निरंकुश राजतंत्र, और निरंकुश राजतंत्र का अंत होकर वहां पर क्या आया? समाजवाद। और समाजवाद के साथ साथ सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले मजदूरों और श्रमिकों ने क्या बनाई? मजदूरों और श्रमिकों ने अपनी सरकार बनाई। तो तो चलिए समझते हैं हम लोग कि रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, ऐसे क्या क्या रीजंस थे, व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम रूसी क्रांति की बात करें तो जो 20वीं शताब्दी की जो रूसी क्रांति हुई यानी कि 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 के बाद का जो समय है उसे हम लोग 20वीं शताब्दी कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी के बाद का जो समय हुआ, उस समय में मूलतः 3 क्रांतियां हुई रूस में। एक 1905 में, और दूसरी जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। तो 1917 में जो क्रांति हुई थी वो 2 बार हुई थी। और उसके बाद रूस में क्या आया था? रूस में समाजवाद आया था। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं? वन बाय वन हम सारे के सारे जो रूसी क्रांति के कारण है उसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? जो पहला कारण है वो है निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी जार का शासन। तो जार कौन होता था? जार वहां का शासक होता था। कहाँ का? रूस का। तो निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी, तो देखिए जो रूस हुआ करता था, रूस में हमेशा से एक विचारधारा बनी हुई थी कि जो राजा होता है यानी कि जो जार होता है वो क्या है? वो राजा के यानी कि दैवी सिद्धांत के आधार पर क्या करता था? शासन करता था। दैवी सिद्धांत के आधार का मतलब क्या हुआ? दैवी सिद्धांत के आधार का मतलब हुआ कि शासक को ये अधिकार है, और ये शासक को जो अधिकार है वो देवताओं ने दिया है कि वो हमारे ऊपर शासन करे। और वो ना तो अपने देश में बल्कि दुनिया में किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी नहीं होते थे। यानी कि वो पूरे की तरह से क्या होते थे? पूरी तरीके से निरंकुश हुआ करते थे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं हुआ करता था। ये क्या था? ये आप मान सकते हैं रूसी क्रांति का पहला कारण।
तो रूसी क्रांति का जो पहला कार्य था वो क्या था? निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी जार का शासन। तो रूसी क्रांति के समय जो उस समय शासक हुआ करते थे उनका नाम जार निकोलस था, और जार निकोलस एक बहुत ही निरंकुश शासक हुआ करते थे, और निरंकुश होने के साथ ही साथ वो जो लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचते थे। तो ये इसका पहला कारण हुआ। तो चलिए समझते हैं दूसरे कारण यानी कि सामाजिक और आर्थिक असमानता। सामाजिक और आर्थिक असमानता का मतलब क्या है कि जो रूस था, रूस का जो समाज था वो दो तरह से डिवाइडेड था। जैसे एक वर्ग था जिसके पास हम बोल सकते हैं क्या, हैव क्लास। हैव का मतलब क्या है? जिनके पास सारी की सारी वस्तुएं उपलब्ध हुआ करती थी, और दूसरा एक ऐसा वर्ग हुआ करता था जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हैव नॉट। यानी कि जो समाज था वो एक ऐसा वर्ग था, यानी कि समाज दो वर्गों में डिवाइड था। जिनके पास एक ऐसा वर्ग था जिनके पास सारी वस्तुएं उपलब्ध थी, और दूसरा एक ऐसा वर्ग था जिनके पास कोई भी वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए। यानी कि एक वर्ग था हैव और दूसरा था हैव नॉट। तो जो भी समाज हुआ करता था, समाज में सामंत हुआ करते थे, और जो राजा के यहाँ यानी कि शासक के पास जो काम करते थे उनके पास हमेशा से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करते थे। और एक दूसरा वर्ग ऐसा हुआ करता था जिसमें मजदूर और किसान जो हुआ करते थे उनके पास कुछ भी ऐसी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी जिनसे उनका गुजर बसर हो सके। और दूसरी बात ये भी है कि जो समाज के जो हैव नॉट वर्ग हुआ करते थे, यानी कि जिनके पास कुछ भी वस्तुएं नहीं उपलब्ध हुआ करती थी, वो हैव क्लास के पास यानी कि जो सामंत वर्ग हुआ करते थे उनके पास काम करते थे। और सामंत वर्ग की जो भी आर्थिक स्थिति थी, यानी कि अगर वो आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छे थे तो वो हैव नॉट यानी कि जो एक ऐसा वर्ग था जिनके पास कुछ भी नहीं था उनकी बदौलत में बनते थे। तो हैव नॉट क्लास में यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था उनमें हमेशा से एक असंतोष हुआ करता था कि ये जो वर्ग है यानी कि जो सामंत वर्ग है, जो शासक के पास जो काम करते हैं वो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए यानी कि हमारी ओर से वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बनाते हैं, बट हमारी स्थिति क्या है वो कभी अच्छी नहीं होती। ये क्या है, ये दूसरा कारण था। तीसरा क्या है, किसानों और श्रमिकों की हीन दशा। तो अगर किसानों और श्रमिकों की हीन दशा इस क्रांति का एक सबसे बड़ा कारण आप मान सकते हैं, क्योंकि रूस में जो क्रांति होती है और क्रांति के बाद यानी कि 1917 की क्रांति के बाद हमने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि रूस में समाजवाद आता है। और समाजवाद की आइडियोलॉजी क्या है अभी हम आगे समझेंगे, यानी विचारधारा। तो किसानों और श्रमिकों की हीन दशा, तो जो रूसी समाज था, रूसी समाज में जो सबसे बड़ी आबादी हुआ करती थी वो या तो किसानों की हुआ करती थी या श्रमिकों की हुआ करती थी। यानी कि किसानों की जो भूमि हुआ करती थी, अगर हम किसान की बात करें तो किसान के लिए जो सबसे बड़ी दौलत होती है वो क्या होती है, वो उनकी भूमि होती है। लेकिन यहाँ पे यानी कि रूस में जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही अलग थी। रूसी जो समाज हुआ करता था यानी कि जो सामंत वर्ग हुआ करते थे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भूमियाँ हुआ करती थी, और जो वहाँ के किसान हुआ करते थे उन किसानों के पास उनकी खुद की कुछ भूमि नहीं हुआ करती थी। ये थी क्या, ऐसे में किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी। क्यों? क्योंकि वो कोई भी नई फसलों को नहीं उगा सकते थे, क्योंकि उनके पास कर देने के ही पैसे नहीं हुआ करते थे। तो वो आधुनिक तरीके से किसानों को यानी कि आधुनिक तरीके से किसान कुछ फसल कैसे करते। दूसरा वर्ग क्या था, दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। श्रमिकों की अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति के बाद यानी कि अगर हम देखें औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में भी क्या हुआ, यूरोप में भी जब औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति के दौरान वहां पर भी जब बदलाव होने शुरू हुए। कैसे बदलाव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रमिकों यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन होना शुरू हुआ वो मजदूरों के द्वारा यानी कि किसके द्वारा, उद्योगों के द्वारा शुरू हुआ, और उस उद्योग में श्रमिक लोगों को रखा गया। लेकिन जो श्रमिक लोगों के जो काम पर रखा गया, क्योंकि काम की जो मांगे थी वो बहुत ज़्यादा थी, और यानी कि जो मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे और वो मजदूरों में गए, तो उनसे लगातार 15-15, 16-16 घंटे काम कराए जाते थे और उनको बहुत नाम मात्र या बहुत कम ही पैसे मिलते थे। तो श्रमिकों की जो हीन दशा थी, यानी कि अगर पूंजीपतियों की बात करें तो जो पूंजीपति जो बहुत रईस या जो बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास थे वो कैसे बने थे, वो श्रमिकों की दशा से यानी कि श्रमिकों को मजदूरी से बने थे। लेकिन उनकी दशा बहुत बेकार थी। क्यों? क्योंकि उनसे 15-15, 16-16 घंटे काम करा जाते थे और उस काम के बदले उन्हें बहुत नाम मात्र के पैसे मिलते थे, और जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर ना तो कोई सैनिटाइजेशन यानी कि ना तो साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी, ना उनके खाने पीने की, ना उनके रहने रहने की
ऐसी व्यवस्था थी क्या, किसानों और श्रमिकों की। तो समाजवाद की जो विचारधारा है वो क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहता है कि समाज में किसी एक वर्ग के पास, एक वर्ग यानी कि जो पूंजीपति वर्ग जिसे हम लोग बोलते हैं, उस वर्ग के पास सारे के सारे संसाधन इकट्ठे ना हो, बल्कि संसाधनों का जो बंटवारा हो वो पूरे के पूरे समाज में हो। यानी कि सभी वर्गों के पास क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस चीज का, रिसोर्सेज का या संसाधन का। तो समाजवाद की विचारधारा ऐसी है। तो इसी विचारधारा, ये विचारधारा जनरली औद्योगिक क्रांति के बाद आई। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति ने समाज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था हैव और दूसरा था हैव नॉट, यानी कि एक ऐसा वर्ग था जिसके पास अथाह संसाधन थे और दूसरा एक ऐसा वर्ग था जिनकी स्थिति बहुत ही हीन दीन थी। तो समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए दो पार्टियां भी बनाई गई, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनाएगी कब, जो 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि SDP बनाएगी, और 1902 में एक दूसरी पार्टी बनाई गई, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो मेन पार्टियां थी जो समाजवाद की विचारधारा को क्या कर रही थी, समाजवाद की विचारधारा को बढ़ा रही थी। और रूस की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में भी क्या था, ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो थी। क्यों? क्योंकि समाज में, क्योंकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस में ज्यादा जो जनसंख्या थी वो किसकी थी, वो किसान की थी और श्रमिकों की थी। और रूस में जो सबसे ज्यादा स्थिति खराब थी वो किसानों और श्रमिकों की थी। तो समाजवादियों को ये मिल गया क्या, समाजवादियों को ये अवसर मिला कि हम क्या करें, किसानों और श्रमिकों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद वहां पर क्रांति की स्थिति लाए। ठीक, अब समझते हैं क्या सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण क्या है? अगर हम लोग सांस्कृतिक कारण की बात करें तो रूस एक ऐसा देश था जहां पर केवल एक ही जाति और एक ही धर्म के लोग नहीं रहते थे, वहां पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। जैसे इसमें यहूदी बहुत ज्यादा संख्या थे, बौद्ध धर्म के लोग थे। तो लेकिन जो जार हुआ करता था, क्योंकि आपको बताया कि जार एक निरंकुश हुआ करता था, तो जार चाहता था कि पूरे के पूरे समाज में हम एक ही चर्च और जो दूसरे धर्म के हैं उनके ऊपर भी वही धर्म को थोपा जाए और वही लगाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग हमेशा से निरंकुश शासन के यानी कि जार के खिलाफ हुआ करते थे। और फिर बात करते हैं किसकी, बौद्धिक कारण की। बौद्धिक कारण क्या है? देखिए, किसी भी समाज में जो बौद्धिक चिंतन होता है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी समाज के परिवर्तनों में। तो रूस में उस समय ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आप मान सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं उस समय बहुत सारे उपन्यासकार आए जिन्होंने अपनी विचारधारा को पुस्तकों के माध्यम से समाज में प्रेरित किया। और उन्होंने हमेशा से क्या किया, जार के खिलाफ, या जो समाज में जो बंटवारा हुआ करता था कि समाज में एक ऐसी असमानता है, उस असमानता को खत्म करने के लिए वो हमेशा से प्रयास करते रहे। तो ये बौद्धिक कारण है। और तीसरा क्या है, रूस जापान युद्ध। ये जो कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। तो 1905 में जो रूस जापान का युद्ध था, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस क्या है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है अगर जियोग्राफिकल आधार पर देखा जाए। और जापान क्या है, जापान एक बहुत ही छोटा देश है। तो जापान और रूस के युद्ध में क्या हुआ, जापान की क्या होती है, जापान की हार होती है, जो 1905 की युद्ध होती है। और इस युद्ध ने क्या किया, इस युद्ध ने रूसियों के मन में एक ये विचारधारा ले आई कि जापान जो कि एक बहुत छोटा सा देश है वो रूस से क्या हो जाता है, वो रूस से हार जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन लोगों ने ये जाना, यानी कि रूसियों ने ये जाना कि ये जो हार हुई है वो किस लिए हुई है, क्योंकि वो जो निरंकुश शासक है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और तीसरा है, यानी कि जो हमारा लास्ट है वो क्या है, वो तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या है? देखिए, तात्कालिक कारण में अगर आप देख सकते हैं क्या, वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 का जो समय था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसा आप जानते हैं कि रूस भी उसमें क्या था, रूस भी उसमें शामिल था। तो अलाइड फोर्सेस यानी कि मित्र राष्ट्रों की ओर से जो रूस था, रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में सभी देशों ने यानी कि रूस वासियों ने अपने राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर पहले तो उस वर्ल्ड वॉर का, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें सभी रूसियों ने क्या किया, शामिल हुआ। और वो भली खुशी से क्या कर रहे थे, उस युद्ध में शामिल हुए। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बहुत लंबा बढ़ता गया
और युद्ध के साथ ही साथ जो बहुत सारे संसाधन थे वो लगातार खर्च होते गए। किसानों की स्थिति क्या थी, वो बहुत खराब थी। और वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर ने किसानों और श्रमिकों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब कर दी। क्यों? क्योंकि अब उनके पास जो भी पहले काम हुआ करते थे वो भी अब लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। तो इस तात्कालिक कारण ने भी क्या किया, इस तात्कालिक कारण ने यानी कि विश्व युद्ध ने भी क्या किया, विश्व युद्ध ने भी रूसी वासियों के मन में एक ये विचारधारा लाई कि ये जो वॉर है, उस वॉर से हमारी जो स्थिति है वो लगातार और भी खराब होती जा रही है। तो ये कुछ कारण थे रूसी क्रांति के, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से रूस की क्रांति हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा।